हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 72। पिछले पार्ट से सीधा आगे चलेंगे। ओके, सो हमें दिखाते हैं डाइनिंग एरिया का सीन, जहाँ सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे और सौम्या उसने रिधि की चेयर खींच के अपने करीब कर ली थी, पूरी पजेसिवनेस के साथ। और वो माही को कहती है, प्रणाम कर। भाभी है तुम्हारी। यह माही को इसका पता था वो कैसी है। इस वक्त माही खुद को शांत रखती है और कहती है, भाभी जी प्रणाम। यह रिधि बस हाँ में सर हिलाती है और उसे ना थोड़ा अजीब भी लगता है कि उसने कैसे माही को पहली मुलाकात पे थप्पड़ जड़ा था। उस टाइम रिधि को गुस्सा भी था, वरना वो ऐसा नहीं करती ना, क्योंकि उससे ना सौम्या पे गुस्सा भी आ रहा था। तो इस वजह से भी माही को पड़ी थी और माही से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ सबको खाना लगाया जाता है और माही हर वक्त सिर्फ रिधि पे नजरें रखी थी और सौम्या अपने खाने पे फोकस करती है। यहाँ तभी तनु बहुत सातिर थी ना यार, वो सब नोटिस करती है। जिस हिसाब से माही की नजरें रिधि पे जमी थी। यहाँ दादी कहती है, सौम्या सुनो। सौम्या कहती है, दादी। दादी कहती है, जैसे ही पैर सही हो हम लोग बगल के गांव जानने जाएंगे। सौम्या कहती है, लेकिन क्यों। दादी कहती है, क्या मतलब क्यों, काम है और मैं भी साथ चलूंगी। क्या पता हम नाइट में भी वहीं स्टे करेंगे, अभी नहीं 2 दिन बाद। सौम्या कहती है, नहीं दादी, मैं नहीं रह सकती नाइट में वहाँ। ठीक है जाएंगे, बट मुझे खुद पे इतना विश्वास है कि मैं काम निपटा लूंगी, घर आ सकूँ जल्दी से। हाँ, मेरे पैर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ घंटों में ही सही हो जाएगी। बस मौज है। वैसे आज रात वाली जो डील थी उसे अच्छे से हैंडल करेंगे सब, ठीक है। मेरी नीड होगी तो मुझे भी आना पड़ेगा। दादी कहती है, नहीं तुम वहाँ के लिए नहीं आओगी। हाँ, लेकिन परसों जो जाना है हमें वहाँ तुम जरूर आओगी। सौम्या कहती है, हाँ मैं आऊँगी, लेकिन रात में वहाँ नहीं रुकूंगी। दादी मन में ही सोचती है कि बस एक बार आना तो सही हमारे साथ, फिर कैसे रुकाना है हम डिसाइड करेंगे। और यहाँ सौम्या कहती है, वैसे माही तुम यूँ अचानक कैसे, तुम तो बाहर रहती थी ना। माही कहती है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है मेरी, बस अब किसी का साथ चाहिए, उन्हें लेके फिर अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। उसकी नज़र अभी भी रिधि पे थी और वो कहती है, वैसे बस यूं ही आई हूँ मैं सौम्या, छुट्टियाँ एंजॉय करने। और दादी से इतने सालों से नहीं मिली थी ना, और तुमसे भी तो मिलना था। सौम्या कहती है, ओके, वैसे जल्द शादी है हमारी, सो उसके बाद ही जाना। माही कहती है कि बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ रिधि अपने खाने पर फोकस कर रही थी और तभी तनु धीरे से रिधि की तरफ हाथ ले जाती है और बिल्कुल रिधि के बगल बैठी थी। वो बस रिधि को बताना चाहती थी कि रिधि माही को देख, बट बात गलत हो जाती है। तनु रिधि की कमर एरिया से होके उसके बालों पे हाथ ले जाती है और रिधि जैसे फील करती है, वो खाना खाना रोक के देखती है सौम्या को और बस एक लुक देती है। यार इतना खतरनाक कि सौम्या खुद कंफ्यूज कि भाई मैंने क्या किया। यार रिधि सौम्या पे देख रही थी और तनु कहती है, हे भगवान यह चल क्या रहा है। एक इस पे से नजर नहीं हटा रहा और एक ये है जो उस पे से नजर नहीं हटा रही है। मुझे क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी खबर सबसे पहले मुझे लग गई है। बट सौम्या, आज मैं तुमसे उस चीज का बदला लेके रहूंगी पक्का। लेकिन रिधि, क्या तुम मुझे थोड़ी सी अटेंशन दोगी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अपने मन में ही ये सारी चीजें बड़बड़ा रही थी। तनु ना हल्का रिधि के बाल को पुल करती है ताकि वो उससे देखे और रिधि का दिमाग खराब। वो समझती है कि सौम्या ने क्या है। वो एकदम सौम्या के हाथ पे अपने नाखून मार देती है, इतनी तेज कि सौम्या को अच्छे खासे नाखून लग जाते हैं। यह सौम्या करे तो करे क्या, ना ही वो चिल्ला सकती थी ना ही दर्द सह सकती थी। वो रिधि को तिरछी नजरों से देखती है और कहती, क्या हुआ तुम्हें। रिधि कहती है, तुम्हें क्या हुआ, हाथ जरा काबू में रखो अपना, वरना पैर के साथ साथ हाथ भी काम करना बंद कर लेगा। सौम्या कहती है, व्हाट, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि हम कहाँ बैठे हैं रिधि। यार रिधि कहती है, तो ये हाथ क्या कर रहा है तुम्हारा। और वो देखती है नीचे और एक हाथ सौम्या की अपनी थाई पे रखा था और एक स्पून होल्ड की थी एक हाथ से उसने।
रिद्धि जैसे देखती ना वो शॉक्ड और जल्दी से पलटती है बगल, और वहाँ तनु थी। अब रिद्धि को सब समझ आता है। तनु आंखों से इशारे करती है कि करीब आप थोड़ा। रिद्धि उसका हाथ देखती है और वो कहती है यार क्या करूँ मैं तेरा, हमेशा क्यों मुझे फंसवा देती है। यहाँ सौम्या कहती है रिद्धि कहती है सौम्या कहती है हो क्या गया है तुम्हें, ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो यार। रिद्धि कहती है कुछ भी नहीं, और वो जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है। तभी तनु भी जल्दी से उठ जाती है और रिद्धि के साथ आ जाती है, और सौम्या अपनी स्पून छोड़ देती है। बहुत टाइम तक वो वहीं बैठी रहती है, कुछ सोच रही थी वो, एंड फिर वो अपनी स्पून वहीं छोड़ देती है। दादी कहती क्या हुआ, खाना तो खा ले। सौम्या कहती है दादी आप लोग खा लो, और वो अपनी स्टिक पकड़ के ऊपर जाने लगती है। यहाँ तनु और रिद्धि जैसे कॉरिडोर तक जाते हैं उन्हें दिखाते हैं। हाँ, तनु रिद्धि का हाथ पकड़ के वेंटिलेशन की साइड लाके कहती है अबे क्या चल रहा था वहाँ। रिद्धि कहती है तेरा क्या चल रहा था, कैसे हरकतें सीख ली है तुमने यहाँ आके, वो सब क्या था तुझे पता है, उसकी वजह से मैंने सौम्या के हाथ पे नाखून गड़ दिए। यहाँ तनु कहती है सही किया तूने, हाथ में क्या उसके मुंह पे नाखून मार। यहाँ रिद्धि कहती है तनु क्या है ये सब। तनु कहती है वो सब छोड़, ये बता तूने नोटिस किया वो जो है ना वो तुझे कैसे देख रही थी। रिद्धि कहती है मुझे क्यों देखेगी वो, और अगर देख भी रही होगी तो तुम्हें भी पता है अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेगी, और वैसे वो मुझे इसलिए देख रही होगी क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मारा था। और वो सारी चीज़ें बताती है और कहती है मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है यार, मैंने उसे मारा क्यों, सही तो है। तनु कहती है यार फिर वही बात, लेकिन किसी की हिम्मत हो इस घर में, तुझे ये सब नॉर्मल लग रहा है इस तरीके से तुझे देखना। दादी को देखा तूने, मैंने देखा उन्हें, पता नहीं वो भी ना ये सब नोटिस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। रिद्धि पक्का कोई बात है। रिद्धि कहती है यार तू सब पे सीसीटीवी बनी थी क्या, और मेरे माइंड में पहले से इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कसम से ये नया ड्रामा मुझसे नहीं चला जाएगा, प्लीज़ तू भी अपने मन को शांत रख। तनु कहती है यू नो ना मेरी शार्प निगाहों से कोई बच नहीं सकता। रिद्धि घूरती है उससे और कहती है तनु कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन इतना याद रख संभल के कदम रखना होगा अब। वैसे मेरी जान तुमको कुछ बताने की नीड नहीं है, सारे दाव खेलने आते हैं तुम्हें। रिद्धि कहती है अभी मैं जा रही हूँ, सौम्या ने खाना खा लिया होगा, उसे रूम में लाना है। तनु कहती है क्यों, वो खुद नहीं आ सकती। रिद्धि कहती है तुम्हें पता है ना पैर में लगी है उसके। तनु कहती है झूठ बोल रही है, वो नाटक कर रही है। रिद्धि कहती है इनफ तनु, आई नो नहीं जमती तुम दोनों की, बट उससे ऐसे बोलोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। और ना वो ये कहते हुए वहाँ से चली आती है। तनु कहती है हाँ बेटा आज तुझे बताऊंगी मैं कि कितनी सच्ची है तेरी सौम्या। यहाँ हम दिखाते हैं सौम्या को जो रूम में आती है और उससे वहाँ रिद्धि नहीं दिखती। वो कहती है ओह तो तनु के साथ गई होगी उसके रूम में, और वो उसके रूम की तरफ आती है और अंदर देखती है वहाँ भी कोई नहीं था। एंड उसी पल लाइट्स ऑफ, और सौम्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, और सौम्या की सांसें हैवी हो जाती है, उसे कहीं भी रिद्धि नहीं दिखती। वो आवाज़ लगाती है, कहती है रिद्धि तुम हो, बट रिद्धि बहुत दूर थी, वो दूसरी वेंटिलेशन की साइड थी। सौम्या ने अपना फ़ोन भी रूम में ही रखा था, लेकिन तभी उसे ऊपर छत से आवाज़ आती है कि कोई ना ऊपर जा रहा है। सौम्या की हालत खराब हो जाती है। वो कहती रिद्धि तुम वहाँ हो, क्योंकि नीचे कहीं भी रिद्धि नहीं थी। वो कहती है तुम दोनों ऊपर हो क्या, बट फिर भी वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आती। सौम्या को लगता है कि ये लोग ऊपर ही होंगे, उसे इस बात से थोड़ा साहस मिलता है और वह सीढ़ियों से ऊपर जाती है, और बस लास्ट सीढ़ी पे पहुंची ही थी कि वहाँ उसे सामने दिखती है तनु, जो कि सिगरेट पी रही थी। यहाँ जब लाइट गई थी ना तो रिद्धि नीचे आ गई थी हॉल में अगेन सौम्या को ढूंढने, और तनु को वहीं छोड़ दिया था। और तनु ना उस वाली वेंटिलेशन की साइड से ऊपर आ गई थी छत में। सौम्या को लेने जाना था ना रिद्धि को, इसलिए वो नीचे आ गई थी, और घर वाले सारे अपने अपने रूम में चले गए थे। वो इधर उधर देखती है रिद्धि, हाँ उससे कोई नहीं दिखता। वो कहती है रूम में चली गई क्या सौम्या। वो अगेन ऊपर आने को होती है। यहाँ वो जैसे कॉरिडोर में आती है वो देखती है नीचे हर जगह लाइट्स है, बस ऊपर ही नहीं है।
उससे याद आता है कि सौम्या, उसे तो डर लगता है इन सब चीज़ों से। वो रूम की तरफ आने लगती है और अब हमें दिखाते हैं ऊपर, जहाँ तनु जैसे फील करती है उसके पीछे कोई है। वो जल्दी से पलट जाती है और देखती है वहाँ सौम्या थी। तनु कहती है, अब तुम यहाँ भी आ गई, मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देती हो तुम? आई नो ये तुम्हारा घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे चैन की सांस न लेने दो। सौम्या कहती है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम बस इतना बताओ रिधि कहाँ है? तनु कहती है, क्यों तुम्हें नहीं पता? हाँ, हर वक्त जासूसी तो करती हो, तुम्हें हर एक स्टेप का पता होता है इसका। यह सौम्या कहती है, तुम्हें मुंह लगाना नहीं चाहती मैं, बस जितना बोला है उसका जवाब दो, रिधि कहाँ है? तनु उसे इग्नोर कर अगेन सिगरेट पीने पर फोकस करती है। यह सौम्या को लगता है रिधि नाराज है, उसी ने इसे बताने से मना किया होगा। वो जल्दी से ऊपर आती है प्रॉपर और इधर उधर देखने लगती है। वहाँ अंधेरा था तो सौम्या कहती है, रिधि अगर हो तो प्लीज आ जाओ ना, देखो मुझे सच्ची में यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और पता नहीं ये लाइट्स कैसे आज ऐसे चली गई। प्लीज़ रिधि, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज आ जाओ। तनु उसकी हरकत जैसे नोटिस करती है। तनु की आई शार्प हो जाती है। इससे क्या हुआ, मतलब अंधेरे से डर और ये सब। यहाँ तनु उसके पीछे आती है और सौम्या को जैसे आहट फील होती है ना, वो इतना डर जाती है कि उसकी आवाज़ हलक से निकलती ही नहीं। वो घबरा के पीछे देखती है और उसके फेस पे 12 बज गए थे। तनु उसके चेहरे पे देखती है एंड जैसे वो नोटिस करती है ना, तनु के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसे रिधि की बात याद आ जाती है कि रिधि ने उसे बताया था कि इससे भूतों से डर लगता है। तनु के मन में उसी पल एक आइडिया आता है। वो कहती है, अब तुम्हें बहुत शौक है ना सौम्या, खुद को चोटिल बता के लड़कियों का अटेंशन गेन करना। इस चीज़ का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब तुम खुद सबको चीख चीख के सच्चाई बताओगी अपनी। सौम्या थोड़ा कंफ्यूज होती है, बट वो तनु का जवाब नहीं देना चाहती थी इस वक्त, और वो ना रिधि को छत की दूसरी साइड ढूंढने लगती है। उधर उसने कदम बढ़ाए थे रिधि को ढूंढने के लिए, ठीक है, और उसे इस बात का भी थोड़ा सा ये था, साहस था कि हाँ तनु भी यही है और रिधि भी यहीं कहीं होगी। बड़ी सी छत थी तो वो दूसरी साइड कदम बढ़ाती है और यहाँ तनु उसी पल अपने स्टेप्स पीछे लेती है, 1 2 3, और तनु एक ऐसा एक्शन लेती है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। वो छत के मेन डोर से बाहर निकलकर एकदम से वहाँ लॉक कर देती है और सौम्या उस आवाज़ से पलटती है पीछे, और जैसे वो डोर इस अंदाज में बंद होता देखती है उसके हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। तनु खुद से कहती है कि अब जब चीख के सबको बताएगी और भाग के किसी रास्ते से नीचे आएगी, सबको पता चल जाएगा कि झूठ बोली हो तुम। जैसे सिया के सामने मुझे बुरा बताया, वैसे ही रिधि के सामने तुम झूठी साबित होगी। और वो अगेन अपनी सिगरेट लगो पे रख के जस्ट लाइटर को क्लिक करती है और वहाँ से नीचे आ जाती है। और सौम्या की हालत, यार क्या बयां करूँ, उसकी पूरी हालत बताने लायक नहीं रहती, पूरे तरीके से खराब हो जाती है। वो अपने कदम एक पल आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि उसे इस चीज़ से फोबिया था, गंदा वाला वो भी। अब उसे एहसास होता है कि तनु यहाँ अकेली थी और अब वो यहाँ रहेगी अकेले, वो भी। और मन को जैसा बना लो चीज़ें भी वैसी होने लगती है। कहीं से आवाज़ों का सुनना, कहीं से हंसी की गूंज और कहीं से बिलखने का माहौल। सौम्या बहुत तेज अपने कानों में हाथ लगाती है और कहती, रिधि तुम हो यहाँ हो, प्लीज़ देखो, मजाक मत करो तनु प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसे नहीं झेल पाती यार। हमें ना यहाँ सौम्या की वीक साइड पता चलती है। वो पागलों की तरह रोती है भाई, जैसे आंसू नहीं गिरे थे लेकिन होता ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाना ऐसे। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सांसें धीमी पड़ने लगती है और उसी पल आसमान में ना काले बादल छा जाते हैं, मानो आज भगवान जी भी सच में सौम्या की परीक्षा लेना चाहते हो। सौम्या जैसे आगे बढ़ती है उसी पल बिजली इतनी तेज कड़कती है कि जितनी बची कुची हिम्मत थी उस पर वो खाक हो जाती है। पत्तियों की सरसराहट, बादलों का गरजना सौम्या के अंदर डर का माहौल पैदा कर रहा था। सौम्या के अंदर के डर को हवा दे रहा था ये सब। वो पूरी ताकत के साथ चीखती है कि रिधि प्लीज आ जा यार,
बट उस आसमान की गरज में उसकी आवाज कहीं दब के रह जाती है। वो इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन कुछ होती है जिन पे इंसानों का कंट्रोल नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी भी होती है। वो किसी चीज से नहीं डरती थी, सिर्फ रात में स्पिरिट्स से के अलावा वो किसी से नहीं डरती थी। और तनु की भी गलती नहीं थी यार। उसे पता था कि इतनी स्ट्रांग है, होगा कुछ नहीं, बस डर के मारे कहीं से भी निकल जाएगी। उसे क्या पता था कि उसकी ये गलती और सौम्या, इसका डर उस पर इतना हावी हो जाता है। देखो उसकी हालत क्या हो जाती है कि वो धीरे धीरे पूरी बेढाल हो जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती है और दूसरे ही पल, यार ये ना बहुत गंदा वाला सीन था। दूसरे ही पल वो जमीन पे गिर जाती है। आंखों में सिर्फ रिधि चल रही थी उसकी। यहाँ नीचे कॉरिडोर में दिखाते हैं जहाँ रिधि अपने रूम की तरफ आ रही थी। उसका दिल घबरा रहा था, उसे फील हो गया था। तो उसी पल, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी, कुछ नहीं दिख रहा था यार, कुछ नहीं। उसी पल कोई उसे एकदम उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच देता है और रिधि पूरी तरह शॉक्ड। वो इतना सडन हुआ था कि रिधि उसके बहुत करीब आके उससे ना टकरा जाती है और रिधि का बैलेंस नहीं बन पाता और वो दोनों इंसान एकदम ना डिसबैलेंस हो गए। पीछे टेबल था एक, उसमें कांच का पॉट रखा था, वहाँ टकरा जाते हैं और उस इंसान का हाथ रिधि की कमर एरिया पे चला जाता है और उसी पल लाइट्स ऑन हो जाती है और रिधि, और जैसे लाइट ऑन होती है रिधि देखती है सामने और वो थी माही। रिधि घबरा जाती है और एकदम उससे दूर हो जाती है। माही जल्दी से कहती है रिधि जी संभल के। और रिधि देखती है उसके हाथ में पूरा कांच का टुकड़ा लग गया था, क्योंकि माही ने रिधि को बचाने के लिए एक हाथ रिधि की कमर एरिया पे रखा था और एक पीछे पोट पे जा लगा था, जिससे वो टूट के बिखर के उसके हाथ पे जा चुभा था। रिधि देखती है और एज अ डॉक्टर उसका फर्ज था। वो कहती है आपको चोट लगी है। माही कहती है कोई बात नहीं, ये होते रहता है। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपको इस तरह पकड़ा क्योंकि आगे बारिश के कारण वेंटिलेशन से पानी आ गया है और मैं बस स्लिप होने वाली थी, इसीलिए जब मैंने देखा तो मैंने ये सब किया। वैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये आप हो। रिधि देखती है और सच में पूरा पानी भर गया था वहाँ। रिधि कुछ कहती है कि ओके ठीक है, बट आपका खून रुक नहीं रहा है, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। माही कहती है टुकड़ा वहीं रह गया है ना, मैं निकालती हूँ। और वो कोशिश करने लगती है बट नहीं निकलता उससे। यहाँ रिधि कहती है मैं निकालती हूँ। और वो ना जल्दी से रिधि उसका हाथ पकड़ती है और कांच का टुकड़ा निकालने लगती है बहुत सावधानी से, ताकि उसे पेन ना हो। यहाँ माही सिर्फ रिधि को देखे जा रही थी और रिधि के बाल वेंटिलेशन से आ रही हवा के कारण बार बार उसके सामने आके उसे सता रहे थे। यहाँ माही कहती है रिधि जी। रिधि कहती है माही कहती है प्लीज अपने बाल बांध दीजिए, मैं अपनी बात भूल जा रही हूँ। देख रहे हो, रिधि एकदम उस कांच को खींच डालती है और अब देखती है माही को। माही की आंखों में एक भी दर्द नहीं था, एक भी नहीं। वो बस रिधि को देखे जा रही थी। यहाँ रिधि कहती है लो निकल गया, अब मेरे बाल बांधने की कोई जरूरत नहीं है और अब जाओ पट्टी करो इस पे। और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ माही कहती है प्लीज आप करिए ना। रिधि उसे देखती है और कहती है मैं सॉरी बट मैं नहीं कर सकती। और वो रूम में आ जाती है जहाँ रिधि डोर खोल देती है और देखती है वहाँ सौम्या नहीं थी। और वो वॉशरूम में चेक करती है बट वहाँ भी सौम्या नहीं थी। रिधि थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका दिल घबरा रहा था। और कहती है कहाँ चले गए। तो इस इंसान की यही प्रॉब्लम है, अपनी गलती नहीं दिखती और मैं कुछ कर लूँ कुछ बोल दूँ तो इसको बात लग जाती है। अब रूम में ही नहीं आना हो रहा है, पता नहीं कितना सताओगी मुझे। और वो फ़ोन निकाल के कॉल लगाती है बट फ़ोन उसी रूम में था, वो भी साइलेंट। रिधि को तो दिखता भी नहीं पिलो के नीचे। उससे बहुत गुस्सा आता है, वो अगेन बाहर आने को होती है और जैसे रूम से बाहर आती है वो देखती है उसके रूम की साइड वाले वेंटिलेशन के पास माही नाकाम कोशिश कर रही थी अपने हाथ को बांधने की। रिधि फिर भी वहाँ नहीं जाती, वो नीचे आने लगती है सौम्या को ढूंढने।
उसने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे। माही कहती रिधि जी। रिधि के कदम रुक जाते हैं और देखते हैं माही को। माही कहते प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर लीजिए ना प्लीज़, देखिए ना कितनी प्रॉब्लम हो रही है। रिधि इंसानियत के नाते वहाँ आती है और उससे बांधने लगती है। माही कहती है आपको कुछ खराब तो नहीं लग रहा ना, मतलब जिस तरह हमारी मुलाकात हुई और ये सब। या रिधि कहती है देखो इस टाइम तुमने गुस्सा दिलाया उस वे में छू के, तो मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दिया। अब तुम्हारा तरीका सही है बात करने का भी, तो मैं हेल्प कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ उसके नाते भी, बाकी कुछ मत सोचो। और वैसे भी हमारा अब रिश्ता भी होने वाला है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ इसलिए। यह माही कहती है वैसे अब रिश्ता हो गया है हमारा। दादी तो कह रही थी कि बहुत ख्याल रखूँ मैं आपका, और ये फ़र्ज़ भी है मेरा कि भाभी जी का ध्यान रखूँ। रिधि कहती है आप क्यों मेरा ध्यान रखोगे, मैं खुद रख सकती हूँ अपना ध्यान, और मेरे पास है मेरा ध्यान रखने वाला, जैसा भी है मेरा है। माही कहती है भाभी रिश्ता है यार हमारा अच्छा खासा, इतना अच्छा रिश्ता है, मेरा फ़र्ज़ है। आपको नहीं लगता सौम्या भी तो भाभी लोगों का कितना ख्याल रखती है, आपने देखा नहीं? आपको नहीं पता हमारे यहाँ भाभी को कितना अच्छा मानते हैं। वैसे आप अभी यहाँ आए और फिर नीचे जा रहे हो, मैं आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ, परेशान हो। रिधि कहती नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस सौम्या को ढूंढ रही हूँ। भाई कुछ पल खामोश रहती है, फिर कहती है ओह मुझे लगता है वो दादी लोगों के साथ चली गई, अभी तो निकले वो सब। बात हो रही थी दादी की, मैंने सुना था। रिधि जैसे सुनती है वो कहती है व्हाट, चली गई, ऐसे कैसे जा सकती है, मुझसे बोला भी नहीं एक बार, और चोट लगी है, दादी कैसे ले जा सकती है उसे। यहाँ माही कहती है आपको पता है ना कितनी जिद्दी है वो, मुझे तो वही लग रहा है, उसने ही पक्का दादी को फोर्स किया होगा, दादी उसकी जिद के आगे झुक जाती है। और क्या पता आपको इसीलिए ना बताया हो कि आप जाने ना दो। वैसे आप भी बताओ ना, रूम में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है, तो कहीं कहाँ फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो समझ जाओ ना, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ लो। रिधि को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। उसे पता था सौम्या गुस्सा भी है और कुछ भी कर सकती है गुस्से में उसे सताने के लिए, और उसे दुख इस बात का होता है कि मैंने मना किया था फिर भी कैसे गई, और इसलिए मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि चली गई, इसीलिए मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। यार गलतफहमी पनप चुकी है। यार रिधि अपने ही सोच में गुम हो जाती है। उसी वक्त उस विंडो से हवा का झोंका विद लॉर्ड्स ऑफ बारिश का पानी आता है और तेज बिजली कड़कती है, जिससे माही जल्दी से आगे आ जाती है, अपनी बाहें फैला लेती है और उसकी पीठ पे पूरा पानी गिर जाता है और उसके हाथ पे भी। रिधि सेफ रहती है। रिधि देखती है उसे और कहती है ये क्या हरकत थी। यहाँ माही कहती है देखा बचा लिया ना मैंने आपको, अब ऐसे ही हर प्रॉब्लम से मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। रिधि कहती है वट, कुछ भी मतलब और हटो, भीग जाओगे तुम, तुम्हारा हाथ अभी सही नहीं हुआ, तुम्हारे हाथ की चोट ज़्यादा बढ़ जाएगी। माही कहती है बढ़ जाने दो, लेकिन मैं आपको भीगने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया है। अभी जब पहले बिजली कड़की आपकी आंखें 4 सेकंड के लिए बंद हुई थी, थोड़ा सा कांपी थी आप, और जैसे ठंडी हवा का झोंका आपको छू के गुजरा आप कांप गई, और मैंने ये फील कर लिया है आपको ठंडी पसंद नहीं है, है ना। रिधि शॉक्ड कि ये कैसे इंसान है, इतना सब कैसे नोटिस कर लिया इसने, वो भी कुछ पलों में। यहाँ माही कहती है हाँ अब ये सोच रहे हो ना कि मैंने ये सब कैसे नोटिस कर लिया। और रिधि अगेन शॉक्ड कि मन भी पढ़ लेती है क्या। वो कहती है आपको नहीं पता, जो इंसान एक नज़र में आंखों में से सांसों में उतर जाए उससे एक पल भी नजरें नहीं हटती। रिधि कहती है क्या बोला, क्योंकि ना उसने धीरे से कहा था। माही कहती है कुछ नहीं, मतलब मुझे पता चल गया ऐसे ही। वैसे उस भूल के लिए प्लीज माफ करना हम, और अब जाइए अंदर जाइए रेस्ट कीजिए। रिधि कहती है गुड नाइट, और वो जैसे जाने को होती है। माही कहती है भाभी ये किसका है। रिधि के कदम अगेन रुक जाते हैं, वो देखती है पीछे और कहती है क्या। माही कहती है ये गिटार, और वो जो रिधि ने ना सुबह वहाँ छोड़ा था, क्योंकि सौम्या लोग वहाँ नीचे गिर गए थे और रिधि वहीं भाग के आई थी और उसने वहीं छोड़ा था और वो भी नीचे भाग गई थी। ये वही वेंटिलेशन था। और रिधि
को इस गिटार को देख के अगेन सौम्या की याद आ जाती है और माही कहती है भाभी नाम लिखा है इस पे, रिद्धि एंड सौम्या। ओह तो ये उसका है। वैसे ये शौक उसका बचपन से था, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं यार। मैं ना उससे बहुत प्यार करती हूँ भाभी, बहुत ज़्यादा। उसकी शैतानियाँ अभी भी मुझे याद है, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके, आप भी ना हंस हंस के पागल हो जाओगे। उसका वो गुस्सा, एटीट्यूड सब बचपन से है। एंड आपको बता दूँ वो मुझसे कितनी लड़ती थी, कितनी ज़्यादा। एंड मैं उसकी ना सारी कहानियाँ भी बताऊंगी आपको, सच्ची में। लेकिन कुछ भी हो भाभी, मैं उससे ना बहुत प्यार करती हूँ। एंड रिद्धि कुछ कहती, माही कहती है एक और बात प्लीज, मेरी एक बात मानेंगी आप? रिद्धि कहती है क्या? माही कहती है आप उसका वेट कर रही है ना? उसको आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको तब तक नींद नहीं आएगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे भी नहीं आएगी क्योंकि आज यहाँ मेरी पहली बार है ना, मतलब मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ अगर मैं किसी जगह नहीं बाहर चली जाऊँ तो, पहली बार चली जाऊँ तो। यहाँ तो मैं इतने सालों में आई हूँ, यहाँ आप उसका वेट कीजिए, मैं आपको कंपनी देती हूँ। दीदी कहती है लेकिन, वो कहती है भाभी जी प्लीज़ ना। वो इतना प्यार से, इतने अच्छे शब्दों से रिद्धि को कंफर्टेबल फील कराती है कि रिद्धि भी सोचने में मजबूर हो जाती है। और माही जल्दी से वहाँ से एक चेयर लेती है, वुडन की थी। माही जल्दी से उसे सेट करती है और कहती है देखिए ना मौसम कितना प्यारा है, आप बैठिए ना। और वो रिद्धि को वहाँ बिठा लेती है और जल्दी से गिटार सेट करके कहती है तो आप रेडी हैं इस नाचिस के कुछ अल्फाज सुनने के लिए जो मैंने खुद लिखे हैं? और आज ना मैं सोच रही थी बहुत टाइम से कि मैं इन लाइंस को किसको डेडिकेट करूं, और आपका चेहरा मेरे सामने आया। और मुझे इन अल्फाजों के अलावा, इन अल्फाजों को आपके अलावा किसी पे भी न्यौछावर करना पाप लगेगा, ये सिर्फ आपके लिए बने हैं। रिद्धि को इसकी हरकत थोड़ी अजीब लगती है, बट स्टिल उसे उसे ये दिख गया था कि सौम्या भी अच्छे से बात कर रही थी इससे, और दादी भी, और उसके साथ भी उसका बिहेवियर बहुत स्वीट था, प्यारा था। तो वो हाँ में सर हिला के कहती है कि हाँ ठीक है सुना लीजिए। यहाँ उससे लगता है कि सेम सौम्या की तरह गाएगी और क्या, और मुझे उसकी और ज़्यादा याद आएगी। बट नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जैसे ही माही स्टार्ट करती है गाना, कसम से मुर्दे में एक पत्थर में भी जान डाल दे, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी स्वीट थी। और रिद्धि तो पूरी तरह शॉक्ड, जैसे वो उसके फर्स्ट लिरिक्स सुनती है ना भाई, वो रिद्धि को डेडिकेट करते हुए गाना गा रही थी। इतना बेहतरीन ना, इतना बेहतरीन, और इतने प्यार से वो गिटार प्ले कर रही थी ना, मतलब उसकी धुन में ना रिद्धि पूरी खो जाती है, फ्रीज हो जाती है। और यहाँ छत में हमारी सौम्या बेहोश पड़ी, पानी की हर एक बूंद उसके लिए रो रही थी। उस कड़कती बिजली में, बरसते पानी में सौम्या ना वहाँ बेहोश पड़ी थी। एंड यहाँ रिद्धि गाने सुन रही थी यार, सीरियसली क्या ही बोलूँ। एंड इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके ओके, और आप नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।